हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1। और इस लेक्चर में हम समझेंगे इम्प्योरिटीज़ के बारे में कि बेसिकली हमारे इम्प्योरिटीज़ होती क्या है और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हमारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एंटर कर सकती है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे होते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, कोई भी फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे होते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि किसी भी तरह का इम्प्योरिटी या फिर फॉरेन सब्सटेंस या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हमें चाहिए नहीं बट वो आ जाता है। कोई ऐसा आयंस होता है जो कि एयर्स के थ्रू आ गया, मतलब किसी भी सोर्स से वो हमारे प्रोडक्ट में एंट्री कर गया, तो उसी को हमें एंट्री नहीं होने देना है। और अगर वो एंट्री हो गया है हमारे सब्सटेंस में, तो हमारा सब्सटेंस कहलाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आप इसका सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो कि इम्प्योरिटी मतलब होता है एंट्री ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनटू द प्रोडक्ट और फॉर्मुलेशंस। ठीक है, देन इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन फार्मास्यूटिकल, मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर क्या असर पड़ता है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इम्प्योरिटी का। तो उस पर बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। लाइक होता क्या है कि आपको आपके पास जो भी सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन के लिए एक पार्टिकुलर लिमिट दी जाती है कि ये इस सॉल्यूशन में इतना अमाउंट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस परमिटेड है। ओके, आप उसको अलाउ कर सकते हो, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट इज नॉट अलाउडेड, मतलब आप उस लिमिट्स के क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ पर दे रखी है। सम इम्प्योरिटीज इफ प्रेजेंट बियॉन्ड सर्टेन टॉलरेंस लिमिट्स कैन लीड टू अनप्लेजेंट रिएक्शंस। अगर वो लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ती है या फिर ज्यादा हो जाती है, तो वो हमारे जो रिएक्शंस होंगे वो अनडिजायरेबल होंगे। हमें ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जो कि हमें डिजायरेबल नहीं है, और जो हमारा कंपाउंड होगा या फिर ड्रग होगा वो आपस में ही रिएक्ट करने लगेंगे, और इसके कारण हमारा जो ड्रग या फिर फॉर्मुलेशन तैयार होगा वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा, और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग भी करनी मुश्किल हो जाएगी। वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारा रॉ मटेरियल में ही गड़बड़ी हो रही है, इम्प्योरिटी आ रही है, तो आगे की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी ही नहीं। और अगर हो भी जाएगी तो हमारा प्रोडक्ट का जो मतलब इवेल्युएशन टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब नहीं हम कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको इम्प्योरिटीज का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो भी लिमिट्स हमें डिफाइन किए जाते हैं फार्माकोपिया में, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें देखो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, हैवी मेटल्स लाइक लेड हो गया, फेरस मतलब आयरन, और आर्सेनिक सॉल्ट्स, मतलब ये कुछ सॉल्ट्स हैं और हैवी मेटल्स के जो कि आ जाते हैं, कॉमनली फाउंड इम्प्योरिटीज है। अभी हम इनका लिमिट टेस्ट करेंगे, तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन सेकंड में लिखा हुआ है सम इम्प्योरिटीज में बी एबल टू कैटेलाइज द डिग्रेडेशन शॉर्टनिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग सब्सटेंस, मतलब कि कुछ इम्प्योरिटीज ऐसे होते हैं जो कि ड्रग को डिग्रेड कर देते हैं, कैटेलाइज कर देते हैं। उससे जो हमारा एपीआई होता है वो डिग्रेड कर जाता है, और वो हमारे कंजम्पशन के लिए हार्मफुल होता है, उसको हम ले नहीं सकते हैं। और एक ये भी चीज होती है कि अगर आप जैसे आई ड्रॉप आपने देखे होंगे, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस जिनमें कि हमारे आई ड्रॉप्स या फिर ईयर ड्रॉप्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी ईयर ड्रॉप्स या फिर आई ड्रॉप्स होते हैं, अगर आप उनका सील्ड जो पैकेज होता है, सील्ड कंटेनर, वो खोल दोगे तो वो विथ इन 30 डेज तक ही स्टेबल रह पाता है। उसके आफ्टर वो स्टेबल नहीं रह पाता है, वो उसमें माइक्रोबियल अटैक हो जाते हैं और माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारी जो ड्रग होती है उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है ना, वो शॉर्ट हो जाती है अगर इम्प्योरिटीज उसमें आती है। तो इसीलिए हम अलग अलग तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकें कि हमारा कंपाउंड कितना प्योर है, या फिर जो फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं वो कंजम्पशन के लिए सही है या नहीं है। और अगर सही नहीं है, या मतलब बाद में कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो वो उसका जो भी मतलब चार्जेस वगैरह होते हैं वो कंपनी पर लगते हैं, और फिर उसके जो सारे बैच वगैरह होते हैं मार्केट में उन सबको वापस किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इफ सम इम्प्योरिटीज विच इज हार्मलेस इन नेचर and without any therapeutic effect,
इफ प्रेजेंट डाइल्यूट द एक्टिव स्ट्रेंथ और पोटेंसी ऑफ ड्रग सब्सटेंस। मतलब कि अगर कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है जो कि हमारे ड्रग के लिए हार्मफुल है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर देंगे। मतलब वो क्या है ना, वो एक कंट्रोल्ड वे में है, मतलब कि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसका जैसे आपने कोई इम्प्योरिटीज है बट वो हार्मलेस है, वो हार्म नहीं कर रही हमारे ड्रग को, नुकसान नहीं पहुंचा रही है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे टॉलरेट कर सकते हैं बाय डाइल्यूटिंग इट एंड एंड वी कैन इंक्रीज द एक्टिव स्ट्रेंथ और पोटेंसी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और क्लोराइड सल्फेट हो गया, तो इनकी लिमिट डिफाइन की जाती है कि इतने तक ये परमिटेड है, ये हार्मफुल नहीं है हमारे सब्सटेंस में। बट अगर बियॉन्ड द लिमिट है, मतलब कि आपको बैच को डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, आपको फिर से तैयार करने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है, सम इम्प्योरिटीज आर ऑफ अनस्टेबल नेचर लाइक हाइग्रोस्कोपिक नेचर और ऑक्सीडाइजेबल नेचर कैन ब्रिंग आउट एनी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। यहाँ पर देखो, हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब ये होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर में मतलब जो हमारा ड्रग होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, जो हमारा एयर होता है या एयर में जो प्रेजेंट हमारे मॉइस्चर होते हैं, तो वो जो मॉइस्चर को ड्रग एब्जॉर्ब कर लेगा बाय जब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक्सपोज हो जाएगा, वो उससे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ये आपको समझ लेना है। देन सम इम्प्योरिटीज आर ऑफ अनस्टेबल नेचर लाइक हाइग्रोस्कोपिक नेचर और ऑक्सीडाइजेबल नेचर। ऑक्सीडाइजेबल मतलब जानते हो आप, जो हमारी ड्रग ऑक्सीडाइज कर जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है, एंड कैन ब्रिंग आउट एनी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। और अगर ऐसी कोई भी रिएक्शन होती है तो मतलब हमारा जो ड्रग का फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो सकती है। हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटीज को अवॉइड करते हैं और इनके लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज। सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज मतलब क्या होता है कि इम्प्योरिटीज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, किन किन जगहों से वो आ सकते हैं, कि क्या सोर्स है। ठीक है, तो पहला हमारा जो है, इसमें 3 दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उस दौरान या फिर उस कंडीशन में कौन कौन से इम्प्योरिटीज आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। और देन सेकंड जो हमारा है वो ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग, मतलब कि जब आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, जो भी आप कंटेनर या फिर वेसल वगैरह यूज कर रहे हो, जो भी इक्विपमेंट वगैरह आप यूज करते हो, तो उसको आप स्टरलाइज करते हो या फिर मतलब कि उसको क्लीन करते हो, ताकि जो हमारा माइक्रोब्स या फिर डस्ट है उस पर लगा वो सब खत्म हो जाए, ताकि हमारे इम्प्योरिटी नहीं आए। और देन लास्ट हमारा ड्यूरिंग स्टोरेज, मतलब आप जब स्टोर करते हो ड्रग को, तो भी आप उसकी इम्प्योरिटी, उस ड्रग में इम्प्योरिटीज आने के चांसेस होते हैं बाय द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, और मतलब कि और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा इसमें है वो है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है रॉ मटेरियल्स यूज्ड, मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो अगर वो रॉ मटेरियल्स ही अडल्ट्रेटेड है, मतलब मिलावट है, सब्सटीट्यूटेड है, impurities present in raw material may be carried through the manufacturing process to contaminate the final product. Example, impurities like arsenic, lead are associated with sodium compounds or copper sulfate compounds. तो हम इसमें रॉ मटेरियल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, अगर हमारा रॉ मटेरियल्स ही एडल्ट्रेटेड रहेगा या फिर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब उसमें कोई मिलावटी रहेगी, तो हमारा इम्प्योरिटीज आएगी। और अगर इम्प्योरिटीज आएगी तो एक वो जरिया है जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट, हमारा फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी, हमारा फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ रहा है। ठीक है, देन सेकंड हमारा है इसमें रेजेंट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कि हम जो भी रेजेंट्स यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, तो इफ रेजेंट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटेन सम इम्प्योरिटीज दिस में एंटर इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम रीजेंट्स यूज कर रहे हैं और उन रीजेंट्स के अंदर कोई इम्प्योरिटीज है, मतलब कि जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जो अगर नहीं चाहिए और वैसी कोई इम्प्योरिटीज अगर है वहां पर उस रेजेंट में, तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन का एक जरिया हो सकता है, सोर्स हो सकता है, और हमारे फाइनल प्रोडक्ट को बनने में से वो खराब करेगा, मतलब वो बनने नहीं देगा, हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आएगा। आप सिंपल सा यहाँ पर समझो ना कि फाइनल प्रोडक्ट जब भी कोई भी इम्प्योरिटी आएगी, किसी भी तरीके से इम्प्योरिटी आएगी, तो उसका इफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पर हमेशा होगा। देन एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉमन यूज्ड
and lead is present in it as a impurity. सॉल्वेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब रिजेंट्स की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्वेंट्स की। जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं उसकी भी हम क्वालिटी या फिर प्योरिटी देख के यूज करते हैं। अगर उस सॉल्वेंट का क्वालिटी या फिर प्योरिटी नहीं हमें पता, मतलब नहीं पता है, नहीं हम सेटिस्फाइड है उस क्वालिटी के साथ, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, उसको हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है, हम एश्योर्ड नहीं है कि हमारा जो हम जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसमें आयंस कैसे आयंस है। इसीलिए आपने देखा होगा, आप लैब में यूज करते होंगे डिस्टिल्ड वाटर, तो हम डिस्टिल्ड वाटर इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पर चांसेस होते हैं कि जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें से उससे हमारी इम्प्योरिटी उसमें आ सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, क्लोरीन या फिर सोडियम, मतलब उसमें बहुत सारे आयन होते हैं, सल्फेट वगैरह के, तो इसीलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं लैब में, और इंडस्ट्री में भी आप देखोगे तो डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वेसल की। रिएक्शन वेसल कहें या फिर रिएक्शन कंटेनर कहें, तो वेसल या फिर कंटेनर दोनों एक ही चीज होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा कंटेनर होता है वो कभी कभी रिएक्ट कर जाता है हमारा ड्रग के साथ। लाइक आपने घरों में भी देखा होगा, कभी कभी जो दूध होता है वो बर्तन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसके कारण दूध हमारा फट जाता है जब आप गर्म करते हो तो, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहा गया है, जो वेसल के साथ हमारा जो ड्रग है ना वो रिएक्ट कर जाता है, वो रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा या कुछ भी फॉर्म करके कैटालाइज करेगा, मतलब, और हमारा जिससे कि ड्रग खराब हो जाएगा। देखो, some solvents and reagents employed in the process may react with the metals of the reaction vessels, leading to their corrosion and passing traces of the metal impurities into the solution containing final products। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप सॉल्वेंट्स या फिर रिएजेंट्स यूज करोगे प्रोसेस के दौरान, तो वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा अगर मेटेलिक कंटेनर हम ले रहे हैं तो वो पक्का मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, और हमारा जो हैवी मटेरियल्स होते हैं लाइक लेड हो गया या फिर आर्सेनिक हो गया, तो इन सब इम्प्योरिटीज हमारे प्रोडक्ट के अंदर आ सकती है। Then defects in manufacturing process, defects like imperfect mixing or non-adherence to the proper temperature, pressure and pH may lead to impurities। देखो, जो डिफेक्ट्स होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप मिक्सिंग वगैरह कर रहे हो, लाइक आपको टेम्परेचर सेट करना है, तो अगर आपको कहा गया है कि आपको हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर 110 डिग्री रखना है, तो आपने क्या कर दिया कि 160 डिग्री कर दिया, तो वो क्या हुआ, वो इम्प्रॉपर सेटिंग हुआ, ठीक है। आपने थर्मोस्टेट को इम्प्रॉपर सेट किया, जिसके कारण वो आपने उसकी जो टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड थी वो आपने नहीं दी, आपने उसको कुछ और टेम्परेचर दिया है, तो इसके कारण हो सकते हैं हमारे इम्प्योरिटीज आ सकते हैं। देन लास्ट हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। इसमें क्या होता है, इन इंडस्ट्रियल एरियाज एटमॉस्फेयर इज कंटामिनेटेड विद डस्ट पार्टिकल्स, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग दीज इम्प्योरिटीज कैन एंटर टू द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं या फिर लेबोरेटरीज होते हैं, वहां पर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होता है उसके अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, देन आयंस होते हैं, लाइक हमारा देन कंपाउंड्स भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इंटर कर सकते हैं एज ए इम्प्योरिटीज, और हमारे सब्सटेंस को या फिर प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स है। और आप आगे भी पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी में कि हमारा जो इंडस्ट्रियल लैब होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हेपा फिल्टर वगैरह एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि जो हम एयर को फिल्टर करना हमारा पर्पस होता है, मेन पर्पस होता है, ताकि जो हमारा जो भी सप्लाई एयर की आ रही है वो फुल्ली फिल्टर्ड हो। अब हम सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज के सेकंड पार्ट पर बात करेंगे, जिसमें कि है ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग। इसमें जो पहला हमारा रिएजेंट्स यूज्ड टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज, मतलब कि क्या होता है इसमें कि आप कोई केमिकल्स को यूज करते हो किसी और इम्प्योरिटीज को या फिर मतलब किसी और अनडिजायर्ड सब्सटेंस को हटाने के लिए, वहां से खत्म करने के लिए। लाइक आपने क्या किया कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, BaCl3 इज एडेड टू रिमूव एक्सेस ऑफ सल्फेट इन AlCl3, hence AlCl3 इज कंटेन बेरियम एज एन
इम्प्योरिटी, मतलब कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप BaCl3 बैरियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हो टू रिमूव द एक्सेस ऑफ सल्फेट। जो हमारा सल्फेट है, वो क्वांटिटी जो हमारी सल्फेट की एक्सेस क्वांटिटी है AlCl3 में, उसको आप रिमूव करने के लिए बैरियम क्लोराइड यहाँ पर डाल रहे हो। और जो हमारा अल्युमिनियम क्लोराइड है वो बैरियम को कंटेन कर रहा है एज एन इम्प्योरिटी, मतलब वो बैरियम जो हमारा था वो इम्प्योरिटीज के रूप में यहाँ पर उभर कर आ रहा है हमारे सॉल्यूशन में। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे, हम क्या चाह रहे थे कि हम जो हमारा अनडिजायर्ड सब्सटेंस है उसको हटाने के लिए हम केमिकल को डाल रहे थे, और जो हम केमिकल को डाल रहे हैं उसके कारण एक और इम्प्योरिटीज आ रही है। तो ये भी एक चांसेस होते हैं यहाँ पर भी, इसको हम ये भी हमारा एक सोर्स होता है इम्प्योरिटीज के अराइज होने का। नाउ बी में है सॉल्वेंट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। रिजेंट्स की बात हो गई है, तो अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। ये बात हमने पहले की थी कि वाटर जो हमारा होता है वो सबसे सस्ता सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सबसे सस्ता और हर जगह मिल जाता है। लेबोरेटरी में आपको आसानी से टैप वाटर मिल जाएगा, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसलिए कहा गया इट इज ए चीपेस्ट सॉल्वेंट। और एक बात कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो टैप वाटर होता है उसमें मैंने पहले बताया आपको, कोई हमारा टैप वाटर होता है उसमें हाई अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं और अनमिनरल्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस वाटर को बहुत कम यूज करते हैं, जिनमें कि मतलब कि हमें इम्प्योरिटीज का उतना चेक या फिर एवोल्यूट नहीं करना होता है। लेकिन जहां पर हमें जैसे लिमिट टेस्ट हो गया, तो यहाँ पर हमें देखनी होती है कि हमारा सब्सटेंस कितना इम्प्योर है या फिर प्योर है। तो हम यहाँ पर टैप वाटर को यूज नहीं करके हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, ठीक है। नाउ सी में है कंटामिनेशन ड्यू टू वेसल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन। मतलब कि जो भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो उसमें जो भी इक्विपमेंट या फिर अपरेटस या फिर वेसल्स यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा डिफेक्टिव है या फिर प्रॉपरली क्लीन्ड नहीं है या फिर वो स्टरलाइज नहीं है। और अगर स्टरलाइज है तो वो ड्राइड नहीं हुआ है। मतलब कि आप समझो, आपको अगर अपरेटस में पाउडर डालना है, ठीक है, और अपरेटस वो ड्राइड नहीं है, वो वेट है, स्मॉल अमाउंट में ऑफ ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है वहां पर, तो जो हमारा ग्रेन्यूल्स होगा, पाउडर होगा जो, वो हमारा चिपकने लगेगा और वो स्टिकी बन जाएगा, एडहेड हो जाएगा मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इफ द वेसल्स आर डिफेक्टिव और नॉट परफेक्टली क्लीन्ड एंड ड्राइड दे में ऐड इम्प्योरिटीज लाइक मेटालिक आयंस और रस्ट। ये रस्ट और कोरोजन भी एक होता है कि आप देखो क्या करोगे, ऑपरेटर्स को आप अगर बहुत सालों से यूज कर रहे हो, बहुत लंबे समय से आप यूज कर रहे हो, तो आपने देखा होगा जो हमारा मेटल्स वगैरह होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं, मतलब वो उसमें जंग लग जाते हैं या फिर वो रस्टेड हो जाते हैं। तो ये हमारे उनके जो होते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन वगैरह होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन वगैरह होते हैं। तो हम इनके अब इसका सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज का लास्ट पार्ट में आते हैं, ड्यूरिंग स्टोरिंग एंड पैकेजिंग में। इसमें क्या होता है कि कुछ एरर्स आ जाते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको जब हम पैक कर रहे होते हैं या फिर सील कर रहे होते हैं, तो जो मटेरियल होता है, जो हमारा पैकिंग मटेरियल होता है ना, उसमें क्या हो सकता है, अगर हमारा पैकिंग मटेरियल बढ़िया नहीं है, ठीक है, वो बढ़िया नहीं है और वो स्टेलाइज भी नहीं है, और मतलब कि वो स्टिकी है, अगर हमने टैबलेट वहां पर पैक करना है या फिर सॉल्यूशन पैक करना है, तो वो स्टिक होकर के रिएक्ट करेगा वेसल के साथ या फिर कंटेनर के साथ या फिर पैकिंग मटेरियल के साथ। और उसके बाद वो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, जैसे प्लास्टिक है अगर, तो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें प्लास्टिक में बहुत सारे आयंस वगैरह, मतलब इम्प्योरिटी सब्सटेंस वगैरह होंगे, जो फॉरेन सब्सटेंस वगैरह होंगे, तो वो रिएक्ट करके कंपाउंड को डिग्रेड करेगा और जो कि हार्मफुल होगा हमारे हेल्थ के लिए, यूज के लिए, ठीक है। तो अब इसलिए इसको अवॉइड करते हैं और हम इनकी क्वालिटी भी चेक करते हैं। अगर हमारा प्लास्टिक मतलब जो कंटेनर होगा वो अगर लो क्वालिटी की है, तो भी हमारा जो ड्रग है वो डिटेरियोरेट हो सकता है। लास्ट हमारा है माइक्रोबियल कंटामिनेशन, फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ में अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज और इफ द टेस्ट्स आर नॉट परफॉर्म्ड और इवैल्यूएटेड सक्सेसफुली। मतलब कि माइक्रोब का कंटामिनेशन हो सकता है हमारे प्रोडक्ट के साथ, अगर हमने जो हमारा प्रोडक्ट है
उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया है। लाइक आपने देखा होगा जो भी हमारा ड्रग वगैरह होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिन पे लिखा होता है कि कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट और कीप एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो ड्रग उसके थ्रू एक्टिव होते हैं। अगर हमारा ड्रग जो है वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है या फिर माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आ रहा है तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है या फिर फंगल ग्रोथ हो सकता है। और इसीलिए हम बहुत सारे स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मतलब इंडस्ट्री में एक अलग से डिपार्टमेंट होती है जो कि क्वालिटी कंट्रोल की डिपार्टमेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो उसका काम ही यही होता है कि जो हमारा ड्रग बना है, बैच बने हैं ड्रग के, उनकी क्वालिटी कैसी है वो चेक करना काम होता है उनका। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा इम्प्रॉपर स्टोरेज है उसको अवॉइड करना है। अगर हमारे ड्रग पर लिखा हुआ है कि वो फोटो सेंसिटिव है, मतलब कि वो लाइट के सेंसिटिव है लाइट के थ्रू। अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आएगा मतलब उसका जो एपीआई होगा, मेन एपीआई होगा जो कि आपके बॉडी में जाकर के डिसइंटीग्रेट होती है, फिर मतलब कि एक्ट करती है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए मतलब हमें इन सबको ये प्रॉपरली स्टोर करना पड़ता है ड्रग को, ठीक है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को इम्प्योरिटीज़ और सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।